हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। देखो, पहले की प्रीवियस वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे मेजर करते हैं। उसके लिए हम एक रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसके रिस्पेक्ट में उसका पोटेंशियल हम 0 वोल्ट लेके चलते हैं। उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरी इलेक्ट्रोड हमने ली है जिसका मेजर करना है, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कंसंट्रेशन 1 मोलर लेके चलते हैं और टेम्परेचर 298 केल्विन लेके चलते हैं। तो इस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करते हैं वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ऐसे ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर जो हम इलेक्ट्रोड लेके चले, इलेक्ट्रोलाइट है, उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर से डिफरेंट है, इफ द electrolyte concentration is different from 1 molar and temperature is also different from 298 Kelvin, तो उस केस में किसी इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, दैट इज गिवन बाय नन्स इक्वेशन। तो नन्स इक्वेशन क्या है, इट टेल्स अबाउट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के चेंज करने से किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी चेंज हो जाता है। तो दैट इज गिवन बाय नन्स इक्वेशन। ये हमारी नन्स इक्वेशन है। देखो, कोई भी हम एक इलेक्ट्रोड लेके चलते हैं, एम इलेक्ट्रोड है, उसका हम रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि थ्रू आउट हम रिडक्शन की टर्म्स में ही बात करते हैं जनरली। तो जनरली क्या है, इसकी रिडक्शन रिएक्शन ऐसे होगी कि एम एन प्लस आयंस है वो एन इलेक्ट्रॉन्स गेन करके एम में कन्वर्ट हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जिंक का लिखे तो जिंक 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके जिंक में कन्वर्ट हो गए। तो उनके लिए जो नन्स इक्वेशन है वो ये होती है। यहाँ पे ईएमएफ ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। हम एक बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं सबको। जो ये ई है, इट इज, ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर ए गिवन कंडीशन, किसी भी गिवन कंडीशन के अंडर, अंडर ए गिवन कंडीशन, मतलब गिवन कंडीशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, अंडर गिवन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो गिवन जो भी कंसंट्रेशन जो भी टेम्परेचर, उस कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज रिप्रेजेंट बाय ई। तो उस, ये हो गया हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। ये है ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे हमारा आर है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टी यहाँ पे टेम्परेचर है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन, इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, दैट इज एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिडक्शन। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एफ है फेराडे, फेराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 96500 कूलम। एफ फेराडे है। जो एम है वो है कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड। जो एम है हमारा वो अगर सॉलिड इलेक्ट्रोड है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड, या फिर अगर ये गैसियस इलेक्ट्रोड है, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक गैस इलेक्ट्रोड है, तो उस केस में गैस की कंसंट्रेशन एट वन प्रेशर, एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको हम लेके चलते हैं यूनिटी, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड या गैसेस एट वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस कंडीशन में जो मोलर कंसंट्रेशन है इट इज टेकन एज यूनिटी। जो एम की वैल्यू है वो हम यूनिटी लेके चलते हैं। तो जब ये सारी वैल्यूज इनमें पुट कर दे, आर की वैल्यू, और अगर टेम्परेचर हो 298 केल्विन, 298 केल्विन, ये सारी वैल्यूज पुट कर दे, तो हमारी इस तरह से इक्वेशन बन जाती है। ये रिडक्शन पोटेंशियल है, इसको सिंपली ऐसे लिख देते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन। ये है रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में, माइनस आर टी बाय एन एफ नेचुरल लॉग। ये इसकी वैल्यू 1 लेके चलते हैं, ये यूनिटी लेके चलते हैं, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन एम एन प्लस। और जब हम आर टी और एन एफ की वैल्यू पुट कर दे
मतलब अगर टेम्परेचर हम लेके चले 298 केल्विन, तो उस कंडीशन पे ये सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट करने के बाद ये बन जाता है, इसको हम ये लिख सकते हैं, पहले तो ये लिखेंगे 2.303 RT बाय NF log, ये तो नेचुरल लॉग है, ये हो जाएगा log जिसका बेस 10 होता है 1/mn प्लस E0E। ये हो गया। जब नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करेंगे, देखो इनमें क्या मतलब है, नेचुरल लॉग का मतलब होता है लॉग व्हेन बेस इज E, और इस लॉग को जब लिखते हैं इसका मतलब है इसका बेस 10 है, ये डिफरेंस होता है इन केस में। और जब नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब इन R की वैल्यू टेम्परेचर 298 केल्विन और फेराडे की वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा 0.0591 बाय N log 1/mn प्लस। तो ये वैल्यू याद रखनी है, नल्स इक्वेशन। ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाय एन, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिडक्शन रिएक्शन, log 1/mn प्लस, जो भी इसकी कंसंट्रेशन गिवन होगी वो कंसंट्रेशन की वैल्यू रखनी है यहाँ पे। और अगर टेम्परेचर 298 केल्विन के अलावा कोई और टेम्परेचर है तो उस केस में हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तब यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू को हम 298 केल्विन नहीं रख सकते, तो पर्टिकुलरली ये सारी इक्वेशन जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे रखने के बाद फिर इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अगर 298 केल्विन टेम्परेचर गिवन है तो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो ये होगी हमारी नल्स इक्वेशन, जो बता रही है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये हो गया हमारी नल्स इक्वेशन, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल भी हम सोल्व करेंगे। नल्स इक्वेशन हो गया। अब आके एक चीज़ और देख लेते हैं, EMF ऑफ ए सेल बाय यूजिंग नल्स इक्वेशन। नल्स इक्वेशन का यूज करके हम किसी भी सेल का EMF कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए एक सेल लेके चलते हैं, मान लो ये हमारी सेल है, जिंक है, कॉपर 2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 प्लस और कॉपर में। ये डैनियल सेल है हमारी, डैनियल सेल जिसमें जिंक एक्ट एज एनोड, जिंक एक्ट एज एनोड एंड कॉपर एक्ट एज कैथोड। उस सेल को हम डैनियल सेल बोलते हैं, ये इसका नाम गिवन बाय डैनियल, डैनियल ने इस सेल को दिया था इसलिए इसका नाम डैनियल सेल है, इसको डैनियल सेल बोलते हैं, जिसमें जिंक एनोड हो और कॉपर हमारी कैथोड हो उस केस में। तो देखो इसका सेल का EMF हम नल्स इक्वेशन यूज करके कैसे निकाल सकते हैं किसी भी कंसंट्रेशन पे। पहले दोनों इलेक्ट्रोड पे हम नल्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं। पहले जिंक इलेक्ट्रोड पे नल्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड पे नल्स इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, E0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 बाय N, इसको RT बाय NF ही लेके चलते हैं अभी, RT बाय NF ln 1 बाय जिंक 2 प्लस। ये हो गया जिंक इलेक्ट्रोड के लिए नल्स इक्वेशन। कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, तो कॉपर के लिए लिखेंगे सिमिलरली, कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT बाय NF ln 1 बाय कॉपर 2 प्लस। जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड दोनों के लिए इस तरह से नल्स इक्वेशन लिख दी। तो ये हमारी एनोड है, ये कैथोड है, यानी ये एनोड की का पोटेंशियल है, ये कैथोड का पोटेंशियल है। हमें पता है EMF ऑफ सेल क्या होता है, हमें EMF ऑफ सेल निकालना है। तो EMF ऑफ सेल होता है, ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, इट इज EMF ऑफ कैथोड माइनस EMF ऑफ एनोड। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसको इसमें पुट कर देते हैं तो EMF ऑफ सेल आ जाएगा। एंड कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये कैथोड है हमारी, कॉपर हमारी कैथोड है, तो ये हो जाएगा कॉपर 2 प्लस, दोनों की इस वैल्यू रखेंगे इसमें, RT बाय NF ln 1 बाय कॉपर 2 प्लस। ये हो गया कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस RT बाय NF
Ln1 जिंक 2+। इनको सोल्व करेंगे तो ये ईएमएफ दोनों का स्टैंडर्ड ईएमएफ एक साथ लिख लेंगे, माइनस जिंक 2+ जिंक, ये लिख लिया। अब ये और ये वैल्यू को एक साथ लिखते हैं, ये हो जाएगा -RT/NF Ln1 कॉपर 2+, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस RT/NF Ln1 जिंक 2+। ये हो गया। देखो इतनी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। इसको क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल, ईएमएफ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल लिख सकते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इतनी चीज को हम लिख सकते हैं ईएमएफ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, माइनस इसमें से माइनस RT/NF बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा, Ln1 कॉपर 2+, और माइनस बाहर लिया है तो ये क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा अंदर 1 जिंक 2+। इनको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -RT/NF Ln log Ln है log A माइनस log B, क्या होता है log A/B, तो ये हो जाएगा log 1 कॉपर 2+ बाय 1 जिंक 2+। log A माइनस log B वो होता है log A/B। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो जिंक ऐसे ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा ईएमएफ ऑफ सेल माइनस RT/NF Ln जिंक 2+ बाय कॉपर 2+। इस तरह हम किसी सेल का ईएमएफ भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग नॉन्स इक्वेशन। ये हो गया ईएमएफ ऑफ सेल। अगर ये कंडीशन सारी स्टैंडर्ड कंडीशन हो, मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन हो, फैराडे की वैल्यू और आर की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के बाद ये बन जाएगा ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 0.0591/n log concentration of zinc ions by concentration of copper ions। इस तरह हम सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं बाय यूजिंग नॉन्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को याद रखना है, ये लगानी है, ये तभी अप्लाई करनी है जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो, और अगर टेम्परेचर 298 केल्विन के अलावा कुछ है तो हम इस इक्वेशन में उसको वैल्यू रख के तब कैलकुलेट करेंगे। अब जनरली हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं इसके लिए। मान लो कि इस तरह से है, ए बी मोल ऑफ बी, ये कन्वर्ट हो रहे हैं और n इलेक्ट्रॉन्स इसमें इन्वॉल्व है, कन्वर्ट हो रहे हैं x ऑफ x प्लस y मोल ऑफ y। तो इसके लिए हम ऐसी रिएक्शन के लिए, जैसे इसमें तो ये वाली रिएक्शन इन्वॉल्व थी जिंक कॉपर, जिंक 2+ और कॉपर, इसमें इस तरह से रिएक्शन इन्वॉल्व है, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, सेम ऐसे ही रहेगा, बस क्या हो जाएगा ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 0.0591/n, n इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और जो इनका कोफिशिएंट है वो इनकी पावर में चला जाएगा, बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। इस तरह से हम ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है वो सोल्व करके देखते हैं, तब ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर वायर डिप्ड इन 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एट 250 डिग्री सेल्सियस। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, दैट इज 0.34 वोल्ट। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है एट दिस कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन गिवन है। इसमें क्या है कि कॉपर है, कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हुआ है, तो इनकी कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 मोलर।
इट इज़ अदर देन 1 मोलर, तो इसके केस में हम नल्स इक्वेशन यूज करके इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू नल्स इक्वेशन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या है 298 केल्विन है। तो हम इक्वेशन ये लगाएंगे, EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाय n log 1 बाय कॉपर 2 प्लस ये हो जाएगा EMF ऑफ सेल। स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल कॉपर का पता है हमें 0.34 माइनस 0.0591 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है इसमें, log 1 बाय कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, 1 बाय 0.1, तो ये हो जाएगा 0.34 माइनस 0.0591 बाय 2 और ये क्या हो जाएगा log 10। इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 बाय 10, 10 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा log 10 और log 10 की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 0.34, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.02955, तो पूरा इसको सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू तो 1 है, तो ये हो जाएगा 0.31 वोल्ट। ये आ गया EMF ऑफ सेल, जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड, सेल का नहीं, यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड का, यहाँ पे पूरी सेल नहीं है, एक इलेक्ट्रोड है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड लिखेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नल्स इक्वेशन गिवन है, नहीं एक पूरी सेल गिवन है, इसके लिए नल्स इक्वेशन लिखनी है और एंड फाइंड द EMF ऑफ सेल, इस सेल का EMF भी फाइंड करना है और इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो सॉल्व करते हैं इसको। Mg कन्वर्ट हो रहा है Mg2 प्लस में, इस तरह से है Mg और कॉपर 2 प्लस, ये रिएक्ट कर रहे हैं तो ये Mg2 प्लस और कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। Mg का इधर एनोड लिखते हैं, इधर कैथोड, तो इधर ऑक्सीडेशन है, तो मतलब क्या है मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ये हमारी सेल है, सेल रिएक्शन इस तरह से है। तो इसके लिए अगर हम नल्स इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, नल्स इक्वेशन EMF ऑफ सेल, इस सेल का EMF इज इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल माइनस 0.0591, क्योंकि 298 केल्विन है तो 0.0591 बाय 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, log क्या होगा इसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Mg2 प्लस कॉपर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट Mg कॉपर 2 प्लस। तो देखो हमने ये देखा है कि जब सॉलिड फॉर्म में हो, प्योर सॉलिड फॉर्म है, उसकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी लेके चलते हैं, बाय फॉल्ट इसकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी लेके चलते हैं, तो Mg की कंसंट्रेशन 1 और कॉपर की भी 1, तो ये EMF ऑफ सेल क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाय 2 log Mg2 प्लस बाय कॉपर 2 प्लस, इस तरह से। तो ये तो होगी हमारी नल्स इक्वेशन इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, लेकिन अब इसमें ये भी कहा कि इसका EMF भी फाइंड करना है, तो अब इनकी वैल्यू रख के इस सेल का EMF भी फाइंड करना है। तो पहले कहा कि इसका स्टैंडर्ड EMF क्या आएगा, तो स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल क्या आएगा, E स्टैंडर्ड EMF ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड क्या है हमारी कॉपर, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट, एनोड है हमारी मैग्नीशियम, इसका है माइनस 2.37 वोल्ट। तो ये आ जाएगी वैल्यू, इसको सोल्व करेंगे तो 2.71 वोल्ट। तो ये स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल आ गया। ये वैल्यूज भी गिवन है, मैग्नीशियम की है 0.001 मोलर और कॉपर की 0.0001 मोलर, तो ये वैल्यू सब इसमें रखेंगे और EMF ऑफ सेल फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये वैल्यू रखेंगे, हो जाएगी 2.71 माइनस 0.0591 बाई 2 log मैग्नीशियम की है 0.001, कॉपर की 0.0001। तो इनको जब सोल्व करेंगे तो ये 10 आएगा, तो log 10 वापस 1 हो जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2.71 माइनस इसको सोल्व करेंगे तो 0.02955,
तो ये आंसर आ जाएगा 2.68 वोल्ट। तो इस तरह से हम सेल का ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है ईएमएफ ऑफ सेल और ये है किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रोड थी तो ये याद रखना है, इसमें ईएमएफ ऑफ सेल नहीं, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ये है रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का, ये है रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, और इस तरह से ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉन्स्ट इक्वेशन। हम नॉन्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये भी देखेंगे। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, हम यही लेके चलते हैं, जिंक है, जिंक के आयंस है, कॉपर 2+ है, कॉपर आयंस है। इसमें क्या है, जिंक हमारी एनोड है, कॉपर कैथोड है। इधर जिंक लिया, इधर कॉपर का पूरा सेटअप लिया, जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर के थ्रू। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगाया है। तो इसमें क्या होता है, जो जिंक के आयंस है, इसमें जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो उसका ऑक्सीडेशन होता रहता है, वो जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स में ब्रेक डाउन हो जाती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कॉपर के पास चले जाते हैं। वहाँ पे ये जो कॉपर के आयंस है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, यहाँ पे जिंक सल्फेट है, तो जिंक आयंस है। तो यहाँ से तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोड पे जिंक है, जिंक इलेक्ट्रोड है, उसका ऑक्सीडेशन होता रहता है। ये जिंक आयन है वो इस सॉल्यूशन में आते जाते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कॉपर के पास चले जाते हैं। वहाँ पे क्या करता है, जो यहाँ पे कॉपर के आयंस है, इसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन भी कम होती जा रही है, क्योंकि वो कॉपर में कन्वर्ट हो गए। और इसके अंदर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट है, तो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन भी कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगती है। अगर कॉपर कम हो गया तो ये नेगेटिव चार्ज होने लगता है, तो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू सल्फेट इधर आने लग जाता है। ये हम पहले सारा पढ़ चुके हैं सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन में, ये किस तरह से वर्क करता है। तो कुल मिला के क्या है कि कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन तो कम होती रहती है टाइम के साथ, और जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहती है। यहाँ से सल्फेट भी आ रहा है एक्स्ट्रा, और इलेक्ट्रोड पे से जिंक भी इसके अंदर जा रहा है। तो जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है, कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिखे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इधर हम लिख रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। तो यहाँ पे ये कैथोड है, इसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे मान लो ये एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता जाता है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी कम होता जाता है। और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे है कॉपर, यहाँ पे जिंक, यानी ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यहाँ पे है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होता जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है धीरे धीरे, क्योंकि जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। फिर एक ऐसा पॉइंट पहुंचता है जब इनकी कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाती है, फर्दर कोई चेंज नहीं होता, और जो सेल है वो काम करना बंद कर देती है, सेल वर्क करना स्टॉप। सेल में जो करंट है वो 0 करंट फ्लो करता है इसमें, और इसका जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो 0 हो जाता है एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है, एट इक्विलिब्रियम, जब रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल बराबर हो जाता है, तो उस केस में जो करंट है वो फ्लो करना स्टॉप कर देता है, ईएमएफ ऑफ सेल 0 हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, इस तरह से कि जिंक कॉपर 2+, और इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, जिंक 2+ और कॉपर। तो उस केस में ये जो इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन पहुंच गई, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग नॉन्स्ट इक्वेशन। तो ये किस तरह से करते हैं, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, अगर इस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
और ये तो हम यूनिटी लेके चलते हैं, तो सिंपली हम इसको लिख लेते हैं जिंक 2+ बाय कॉपर 2+। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब इसको नन्स इक्वेशन के थ्रू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हम इस इक्वेशन के लिए नन्स इक्वेशन लिखे तो क्या होगा? नन्स इक्वेशन क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस RT बाय NF ln जिंक 2+ की कंसंट्रेशन बाय कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन, यही होगा जिंक 2+ बाय कॉपर 2+ कंसंट्रेशन। अब इस चीज को, इतनी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये वैल्यू क्या है? एट इक्विलिब्रियम ईएमएफ ऑफ सेल 0 हो गया, ईएमएफ ऑफ सेल 0 हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 इज इक्वल टू ईएमएफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस RT बाय NF ln, और इसकी जगह रख देंगे के क्या है यहाँ पे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ईएमएफ ऑफ सेल इधर आ जाएगा इज इक्वल टू RT बाय NF ln के। तो यहाँ से हम ईएमएफ, अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हमें पता हो तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं रिएक्शन का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर हो 298 केल्विन, एट 298 केल्विन पे ये हो जाएगा ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय n log के। तो ये इक्वेशन यूज करके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। अब करते कैसे हैं वो हम इस न्यूमेरिकल से समझते हैं। इन्होंने कहा कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन है जिंक है कैडमियम 2+ कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2+ और कैडमियम में। तो इसका सबसे पहले हम ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड यहाँ पे क्या है? कैडमियम, क्योंकि कैडमियम का रिडक्शन हो रहा है, कैडमियम माइनस 0.403। एनोड है जिंक माइनस 0.76, ये हो जाएगा माइनस 0.403 प्लस 0.76। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आ गया यहाँ से 0.36 वोल्ट। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आ गया। अब इस इक्वेशन में पुट करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो ये क्या हो गया? ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय 2 log के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ईएमएफ ऑफ सेल हो गया 0.36 इज इक्वल टू 0.0591 बाय 2 log के। 2 इधर चला जाएगा, 0.36 मल्टीप्लाई 2 ये नीचे आ जाएगा 0.0591 इज इक्वल टू log के। इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी समथिंग 12.1827 log के। तो यहाँ से हमें के फाइंड करना है, तो ये log के है, तो log इधर आ जाएगा, वो हो जाएगा एंटी log ऑफ 12.1827। तो एंटी log कैसे सोल्व करते हैं, इसके लिए एक वीडियो भी अपलोड कर दी जाएगी कि एंटी log हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें जो पॉइंट से पहले की जो भी वैल्यू है, जो डिजिट है, वो 10 की पावर में चली जाती है, 10 की पावर 12। और फिर हम एंटी log, जो हमारी पूरी एक टेबल होती है, हर बुक के पीछे गिवन होती है, एनसीईआरटी में जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी उसके पीछे भी गिवन है। तो हम एंटी log में 0.18 के लिए, यहाँ पे 0.18 है, उसके लिए वैल्यू देखते हैं। तो वो समथिंग 1523 इतनी समथिंग वैल्यू है। तो हम 1 पॉइंट के बाद इसमें डेसिमल लगा के चलते हैं, तो ये हो जाएगा 1.52। नॉर्मल इतना लिखते हैं, डिजिट पॉइंट डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स में 1.52 इंटू 10⁻²²। तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग नन्स इक्वेशन। तो उसके लिए ये इक्वेशन याद रखनी है, और ये भी याद रखनी है क्योंकि अगर टेम्परेचर 298 केल्विन के अलावा कुछ भी है तो हम ये यूज़ करेंगे। अगर 298 केल्विन है तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो ऐसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग नन्स इक्वेशन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी। देखो हमारे पास दो तरह की सेल होती है, एक होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या काम है? ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई उसको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका मतलब है, इसमें क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है यहाँ पे हमारी सेल, मतलब सेल ने इलेक्ट्रिक वर्क किया है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय द सिस्टम। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम बाहर से प्रोवाइड करते हैं तब जाके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इलेक्ट्रिक वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है, इसने सिस्टम में ने वर्क किया है। तो जब सिस्टम द्वारा वर्क किया जाता है, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, उस केस में जो सिस्टम की फ्री एनर्जी है, गिव्स फ्री एनर्जी जिसको बोलते हैं, अगर वर्क करेगा सिस्टम तो एनर्जी कम हो जाएगी। गिव्स फ्री एनर्जी इस केस में डिक्रीज होती है, डिक्रीज हो जाती है गिव्स फ्री एनर्जी। और व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पे काम किया जाता है तो उस केस में गिव्स फ्री एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो गिव्स फ्री एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इस केस में सिस्टम की जो फ्री एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, इस केस में डिक्रीज होती है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में वो गिव्स फ्री एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो जो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी आता है, जिसको डेल्टा जी लिखते हैं, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी यानी फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज तो यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। और फाइनली क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, तो ये वैल्यू कम है, ये ज़्यादा है, तो ओवरऑल जो गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू है वो नेगेटिव में आती है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इंक्रीज हुई है यानी फाइनल वाली वैल्यू बढ़ जाती है, तो इस केस में जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो पॉजिटिव में आती है, गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव में आती है। तो हम अब कैसे निकाल सकते हैं, देखो गिव्स फ्री एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है कि कितना सिस्टम ने काम किया, इलेक्ट्रिक वर्क डन ये इक्वल होता है डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। जितनी फ्री एनर्जी जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही ज़्यादा वर्क किया जाएगा, या हम ये कह दें जितना ज़्यादा वर्क किया जाता है उतनी ही उसकी गिव्स फ्री एनर्जी कम होती जाती है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक वर्क डन करेंगे उतना ही डिक्रीज आता है गिव्स फ्री एनर्जी में, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस डेल्टा जी से, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो उसके लिए माइनस, और चेंज इन फ्री एनर्जी डेल्टा जी। इट इज इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन क्या होता है, ये आपने फॉर्मूला पता होगा कि जो पोटेंशियल होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन इन मूविंग वन कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस केस में जो वर्क डन है उसको हम V इंटू क्यू लिख सकते हैं, V इंटू क्यू लिख सकते हैं। तो देखो वन जब क्यू हो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्या होता है, 96500 कूलम फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू इज 96500 कूलम यानी फेराडे, 1 फेराडे। और n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, जब n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो उस केस में क्यू की वैल्यू हो जाती है NF। तो यहाँ पे क्यू हो गया NF और V क्या हो गया, EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जब रखेंगे ये हो जाएगा NF और EMF ऑफ सेल। तो यानी हमारी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी वो आती है माइनस NF EMF ऑफ सेल। और इसी केस को अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू NF, तो इस केस में हम लिखेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, इस तरह से। तो डेल्टा जी होता है माइनस NF EMF ऑफ सेल। तो इस तरह से ये EMF ऑफ सेल पर डिपेंड करती है, माइनस वैल्यू आती है। देखो, और इसी से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि डेल्टा जी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी और जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनके बीच का रिलेशन भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमने अभी देखा था स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल क्या होता है, RT बाय NF ln K। ये हमने अभी कैलकुलेट किया था। स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल क्या होता है, RT बाय NF ln K। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो जब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो डेल्टा जी नोट क्या बन जाएगा, ये है माइनस NF
और ईएमएफ ऑफ सेल की जगह रखेंगे RT/NF ln K। तो NF से NF कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा G नोट हो जाएगा माइनस RT ln K, माइनस RT ln K, या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं -2.303 RT log K। तो इस तरह हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू से डेल्टा G नोट भी फाइंड कर सकते हैं। अगर ये गिवन है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार सारे फॉर्मूला समराइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूलेज देखे हैं। देखो, सबसे पहले हमने देखा कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT/NF ln 1/Mn प्लस, पहली इक्वेशन। दूसरा कि ये याद इसी को हम अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है तो ये हो जाएगा 0.0591/N log 1/Mn प्लस। तो ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। सेकंड, अगर किसी सेल का ईएमएफ निकालना हो तो ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस RT/NF ln, यहाँ पे हम Q लिखते हैं। Q का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि जिंक और कॉपर का था तो उसमें क्या था, जिंक 2+ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो उसको हम Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यह है रिएक्टेंट क्वोशेंट, रिएक्शन क्वोशेंट बोलते हैं इसको, Q को रिएक्शन क्वोशेंट। ईएमएफ ऑफ सेल ऐसे निकाल देते हैं। और अगर टेम्परेचर 298 केल्विन हो तो ये क्या हो जाएगा 0.0591/N log Q। एक ये हो गया। सेकंड था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे निकालते हैं उस केस में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ईएमएफ के बीच ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल होता है RT/NF ln K, RT/NF ln K के इक्वल E नोट होता है, यहाँ पे सॉरी E नोट होता है, क्योंकि ईएमएफ ऑफ सेल तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में 0 हो जाता है। ईएमएफ ऑफ सेल तो 0 हो जाता है एट केस ऑफ इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम पहुंचता है तो सेल जो सेल का ईएमएफ है वो 0 हो जाता है, क्योंकि कोई भी करंट पास नहीं होता जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। तो उस केस में ये तो 0 हो जाता है, तो ये एक होता है ईएमएफ E नोट ऑफ सेल RT/NF ln K, ये था। और डेल्टा G क्या होता है -NF ईएमएफ ऑफ सेल, और इसी को लिख सकते हैं डेल्टा G -RT ln K। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने, ये सारी इक्वेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं जो हमने आज की वीडियो में देखे हैं। इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल आते हैं और ये याद रखने हैं। अब एक न्यूमेरिकल और सोल्व कर लेते हैं। देखो, ये गिवन है द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, ये रिएक्शन हो रही है Fe3+ से कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में, और आयोडाइड आयन है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ईएमएफ ऑफ सेल गिवन है एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी है एंड ईएमएफ ऑफ कांस्टेंट। देखो इसमें क्या है, Fe3+ कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब यहाँ पे 2 Fe3+ है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो यहाँ पे जो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, वो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। ये भी ध्यान रखना है, ये जो इक्वेशंस गिवन है इन्हीं से निकल के आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है। अब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है -NF स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, N की वैल्यू है 2, F96500, और ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल गिवन है 0.236 वोल्ट। ये सारी वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -45,548 जूल पर मोल। जूल पर मोल में वैल्यू आती है गिव्स फ्री एनर्जी की, जूल पर मोल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -45.548 किलो जूल पर मोल। ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी।
और अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड करना है, तो यहीं से कर लेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने अभी देखा था, स्टैंडर्ड जिससे एनर्जी इक्वल होती है -RT/ln(k), वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा -45,548 जूल पर मोल, माइनस आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 298 केल्विन ln k, ये वैल्यू आ गई। ln k को log k में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो पहले ये क्या हो जाएगा, -2.303 RT log k, क्योंकि हम फिर एंटी लॉग इसी का निकाल सकते हैं, लॉग में होनी चाहिए वैल्यू, इसी का एंटी लॉग निकाल सकते हैं। तो ये इसका हम ऐसे लिखेंगे -45,548 जूल पर मोल इज इक्वल टू -8.3, ये हो जाएगा 2.303 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू 298 केल्विन इंटू log k। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इधर ये जूल से जूल, पर मोल से पर मोल, और ये पर केल्विन से केल्विन सब कैंसिल हो जाएगा। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की है वो वैल्यू है वो यूनिट लेस होती है। तो इधर है 45548 डिवाइड बाई, इधर आ जाएगा 2.303, 8.314 एंड 298 इज इक्वल टू log k। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा समथिंग 7.983 इज इक्वल टू log k। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, वो हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 7.983। ये चला जाएगा, जो 7 है वो 10 की पावर में चला जाएगा, 10 की पावर 7, और हम एंटी लॉग वाली टेबल से 0.9 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे, 0.98, दो वैल्यू लेके चलेंगे, 0.98 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9.6, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लिखाते हैं। तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये हो गया हमारा चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो इस तरह इन न्यूमेरिकल्स, इन फॉर्मूलाज का यूज करके हम इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।